स्वागत है आप सभी का हमारे खेल खेल में शिक्षा चैनल पर। आज हम सभी इस वीडियो में व्याकरण में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा सीखेंगे। तो संज्ञा में हम लोग संज्ञा किसे कहते हैं ये मैंने अपने एक वीडियो में डाल दी हूँ। आगे आज संज्ञा के भेद बताने वाली हूँ, तो आप सभी मेरा साथ दीजिए। तो जैसे जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जी हाँ, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो, जिसको हम जैसे कि अगर हम लड़का कहेंगे तो संपूर्ण लड़के जाति का बोध हो जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे राम बोलेंगे तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा, राम का। मोर बोलेंगे तो एक पक्षी का बोध होगा। गंगा कहने से गंगा एक नदी का नाम है। पटना एक नगर का नाम है। रामायण एक पुस्तक का नाम है। हिमालय जो पर्वत है आदि। इसी तरह से जैसे एक शब्द का जिससे बोध हो, किसी भी चीज का एक का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। तो आगे है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे अगर हम लड़की बोले तो संपूर्ण लड़की जाति का बोध होता है। लेकिन अगर हम लड़की ना बोल के अगर हम सीता बोलते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। और जब हम लड़की बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसी तरह से जब हम लड़का बोलेंगे तो ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे है पहाड़। पहाड़ कहने से पूरे पहाड़ का बोध होता है। तो पहाड़ बोले तो संपूर्ण पहाड़ का। अगर हम हिमालय पर्वत बोले या हिमालय पहाड़ बोले तो उससे केवल हिमालय का ही बोध होता है। लेकिन पहाड़ बोलने से संपूर्ण पहाड़ का हुआ। नदी कहने से संपूर्ण नदी का बोध होता है। फल कहने से सारे फल होता है, किसी एक फल का यहाँ नाम नहीं है, सारे ही फल। जानवर कहने से संपूर्ण जानवर जाति का बोध होता है। इसी तरह से अगर हम इसे वाक्य के द्वारा समझे तो जैसे जंगल में जानवर रहते हैं तो जंगल में बहुत सारे जानवर है, तो ये जानवर रहते हैं कहने से संपूर्ण जानवर जाति का बोध हो जा रहा है। टोकरी में फल रखे हैं। टोकरी में फल रखे हैं, ये पता नहीं है कि वो कौन सा फल है। हम बोले कि टोकरी में फल रखे हैं, यानी कोई भी फल हो सकता है, एक फल हो सकता है, अनेक फल हो सकता है। तो इस तरह से संपूर्ण फल का बोध हो रहा है। तो जिस चीज से संपूर्ण का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, और जिससे एक का बोध हो, केवल एक का, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इस तरह से हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझा। आगे हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण, दोष, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम जान लेते हैं, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, सच्चाई, मिठास, भय, क्रोध, सुंदरता, मानवता इत्यादि, ये सारे शब्द भाववाचक है। या यूं कह सकते हैं जिसे हम अनुभव कर सकते हैं
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारी जो फीलिंग होती है वही भाववाचक संज्ञा है। इसे हम एक वाक्य के द्वारा समझते हैं। बचपन में बच्चे शरारत करते हैं। यहाँ बचपन और शरारत दोनों ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि बचपन भी फीलिंग है और शरारत भी। तो ये सभी इस तरह से ये जितने शब्द है सो भाववाचक संज्ञा है। आगे है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सभा, दल, भीड़, गुच्छा, झुंड इत्यादि। ये जो सारे शब्द हैं सो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे इसे हम इस तरह से जान सकते हैं, जहाँ भी भीड़ इकट्ठा हो, सभा हो, बाजार हो, जैसे कि बाजार मार्केट होता है वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। सेना की टुकड़ी जहाँ भी चले वो एक गुट में ही चलते हैं, दल में ही, तो उसे भी हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसके बारे में हम जानेंगे, परिभाषा जान लेते हैं। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो, या यूं कह सकते हैं जिस शब्द से धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, तेल इत्यादि। इन सभी चीज़ों को हम सोना को जोखते हैं, इसके वजन करते हैं, चांदी को भी तौलते हैं, लोहा को भी, लेकिन दूध को हम नापते हैं और पानी को भी हम मापते हैं। तो जिस शब्द से मापने या तौलने वाली चीज़ों का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वाक्य के जरिए हम समझते हैं दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। तो यहाँ जो दाल शब्द आया है वो है सो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से हमने द्रव्यवाचक संज्ञा को जाना।